नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में चुनाव सुधार पर राहुल गांधी के सवालों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया, जिसे राहुल गांधी ने डिफेंसिव बताया है। अमित शाह के भाषण के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने सदन का बॉयकॉट किया। राहुल गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गृह मंत्री का जवाब पूरी तरह से डिफेंसिव था। हमने जो पॉइंट्स रखे हैं उनका जवाब नहीं दिया गया। एक उदाहरण लेकर बोल रहे हैं, यह पूरी तरह से डिफेंसिव रिस्पांस था। उन्होंने कहा कि मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था कि एक पारदर्शी वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पक्के सबूत हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। चुनाव सुधार पर चल रही संसदीय बहस के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 3 सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सरकार का पक्ष रखा। राहुल गांधी ने पूछा था कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से सीजीआई को क्यों हटाया गया। इस पर शाह ने कहा कि 73 साल तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बिना किसी कानून के प्रधानमंत्री द्वारा सीधे की जाती रही और 1950 से 1989 तक आयोग एक सदस्यीय था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही बहुसदस्यीय आयोग की व्यवस्था तब की जब नियुक्त आयुक्त सरकार की बात नहीं मान रहे थे। दूसरे सवाल पर, जिसमें 2024 चुनाव से पहले चुनाव आयुक्तों को लगभग पूरी कानूनी इम्यूनिटी देने की बात उठाई गई थी, शाह ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में पहले से मौजूद इम्यूनिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, केवल 1951 के अधिनियम में पुनरावृत्ति हुई है। तीसरे सवाल, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने पर शाह ने कहा कि धारा 81 के अनुसार चुनाव परिणाम के 45 दिन बाद याचिका दायर नहीं की जा सकती, इसलिए आयोग ने इसी अवधि के अनुरूप फुटेज रखने का नियम बनाया है। उन्होंने इसे आयोग की आंतरिक प्रबंधन प्रक्रिया बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष की आलोचना का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है और इसे लेकर कुछ राजनीतिक दल इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। शाह ने आरोप लगाया कि ये दल विदेशी नागरिकों के वोट पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चयन घुसपैठिए तय करें। शाह ने स्पष्ट कहा कि संसद और विधानसभा चुनने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को होना चाहिए और विदेशी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2004 से पहले तक किसी भी राजनीतिक दल ने एसआईआर का विरोध नहीं किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चुनावी गड़बड़ियां कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर से हुई थी। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों को एक तरफा झूठ बताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सफाई अभियान को गलत ढंग से सरकार द्वारा वोटर हटाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। शाह ने 3 उदाहरण दिए। नेहरू का सिर्फ 2 वोट होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनना, 1975 में इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द होने के बाद स्वयं को इम्यूनिटी देना और सोनिया गांधी का नागरिकता से पहले वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होना। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मृतकों, विदेशी नागरिकों और डुप्लीकेट नाम हटाना है, जबकि नए 18+ युवाओं को जोड़ना है और यह इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है। शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव हारने पर इलेक्शन कमीशन को बदनाम करता है। उन्होंने कहा कि चाहे नई सूची बने या पुरानी रहे, आपकी हार वोटर लिस्ट की वजह से नहीं होगी। लोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। गांधी ने शाह के भाषण को बीच में रोकते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करने का चैलेंज दिया, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप उठाए थे। वहीं अमित शाह ने जवाब दिया कि उनकी स्पीच का क्रम विपक्ष तय नहीं कर सकता और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के दावे को बेबुनियाद बताया और स्पष्ट किया कि हरियाणा में एक ही घर में दर्ज 501 वोट का मामला गलत नहीं था। शाह ने कहा कि मकान नंबर 265 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट है, जहां कई परिवार रहते हैं और यही कारण है कि एक ही मकान नंबर दिखाई देता है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीड ने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड वार्ता चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन वॉशिंगटन को नई दिल्ली से अब तक का सबसे अच्छा ऑफर मिला है।
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सहित यूएस एक्सपोर्ट मार्केट में विविधता लाने के प्रयासों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस समय भारत में प्रमुख व्यापारिक मुद्दों पर वार्ता कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत में मीट, फसलों और कुछ उत्पादों को लेकर कड़ा विरोध है और भारतीय बाजार को तोड़ना मुश्किल माना जाता है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इस बार काफी आगे की ओर झुका हुआ दिख रहा है। इसी बीच यूएस की अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की और ट्रंप मोदी विजन को ठोस प्रगति में बदलने पर जोर दिया। बता दें कि अमेरिकी अधिकारी रिक स्वित्जर के नेतृत्व में यूएसटीआर टीम भारत यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले फेज पर 2 दिन की औपचारिक वार्ता के लिए नई दिल्ली में मौजूद है। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा पर सरकारी योजनाओं के नाम पर अनधिकृत रूप से चंदा जुटाने का आरोप लगा है। सत्यम टीवी के न्यूज एडिटर पीआर अरविंदक्षन द्वारा दायर आरटीआई जवाबों से पता चला कि बीजेपी ने 2021 और 22 में नमो ऐप और NarendraModi.in के माध्यम से स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर चंदा मांगा, जबकि किसी भी संबंधित मंत्रालय ने ऐसे फंड रेजिंग की अनुमति नहीं दी थी। अरविंदक्षन ने स्वयं इन प्लेटफॉर्मों के जरिए तीनों योजनाओं में 100-100 रुपए दान किए और रसीदें सीधे बीजेपी मुख्यालय से जारी हुई। आरटीआई में जल शक्ति, महिला एवं बाल विकास और कृषि विभाग ने साफ कहा कि किसी एनजीओ, व्यक्ति या ऐप को इन योजनाओं के लिए फंड जुटाने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। पीएमओ ने भी जवाब दिया कि प्रधानमंत्री के नाम से कोई आधिकारिक ऐप नहीं है और नमो ऐप का पीएमओ से संबंध उनके रिकॉर्ड में नहीं है। अरविंदक्षन ने इसे अनधिकृत चंदा अभियान बताते हुए चेन्नई पुलिस, सीबीआई और केंद्र सरकार को शिकायत भेजी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुटाए गए फंड का विवरण मांगा है, जिसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि नागरिकों को सरकारी योजनाओं के समर्थन के नाम पर गुमराह किया गया और जांच न होने पर वे अदालत जाएंगे। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चल रही चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया से सीजीआई को हटाने का मुद्दा उठाया था। विपक्ष ने सवाल किया कि बिना सीजीआई की भागीदारी के चुनाव आयुक्तों का चयन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उचित है। इस पर बुधवार को बीजेपी सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कानून स्पष्ट है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का सम्मान किया जाता है, लेकिन हर चीज में उसे शामिल करना सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के खिलाफ होगा और लोकतंत्र की कमजोरी को दिखाएगा। बीजेपी सांसद ने सवाल उठाया कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था देश का राष्ट्रपति चुनती है कि नहीं, उपराष्ट्रपति को चुनती है, आर्मी चीफ और नेवल चीफ को चुनती है कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं। देश की जनता प्रधानमंत्री और पॉलिटी देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में विश्वास करती है। भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है, लेकिन एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चुन सकती। ये कौन सी बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार और प्रधानमंत्री पर भरोसा करती है, इसलिए चयन प्रक्रिया संविधान और लोकतंत्र के तहत पूरी की जाती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रही है। ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं, अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वालों को निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया और फिर आरक्षण छीन लेंगे। राहुल गांधी की जर्मन यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर संसद चलने के दौरान विदेश जाते हैं और बाद में दावा करते हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता होने के बावजूद राहुल अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल संसद में गैर जरूरी मुद्दों पर बहस कराता है। प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल का बड़ा हिस्सा विदेश यात्राओं में बिताते हैं, इसलिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाना अनुचित है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नरों और विजिलेंस कमीशन के एक सदस्य की नियुक्ति पर चर्चा के लिए बैठक की।
संसद के विंटर सेशन के बीच पीएम के चैम्बर में हुई यह बैठक लगभग 90 मिनट चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में असहमति नोट दर्ज किया। ये तीनों नेता प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यों वाली कमेटी में शामिल हैं और इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। सरकार ने 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली पैनल इन पोस्ट के लिए नाम चुनने और रिकमेंड करने के लिए 10 दिसंबर को मीटिंग कर सकती है। सूचना के अधिकार कानून के सेक्शन 12(3) के तहत प्रधानमंत्री इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, जिसमें विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया गया केंद्रीय मंत्री भी होता है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति के लिए नामों को चुनता है और उनकी सिफारिश करता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने के प्रोसेस के मुताबिक जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उनकी डिटेल्स अखबारों में एडवर्टाइजमेंट और डीओपीटी वेबसाइट पर मंगाई जाती है। डीओपीटी इन डिटेल्स को टेबल में डालकर प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई सर्च कमेटी को भेजता है, जिसके चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। नाम और शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों को उनके एप्लीकेशन के साथ पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा रिकमेंड किए गए लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर नया विवाद उत्पन्न करते हुए दावा किया है कि यह प्रावधान मूल रूप से गुलामों के बच्चों के लिए बनाया गया था, न कि अमीर प्रवासियों के लिए। पॉलिटिको से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि 14वें संशोधन की व्याख्या का गलत उपयोग कर प्रवासी परिवार अमेरिका में जन्म लेकर स्वतः नागरिकता हासिल कर रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि सुप्रीम कोर्ट उनके प्रशासन के खिलाफ निर्णय देता है तो यह बहुत बुरा फैसला होगा। राष्ट्रपति बनने के पहले दिन यानी 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर जन्म सिद्ध नागरिकता खत्म करने का कदम उठाया था, जिसके तहत 30 दिन बाद अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलने की बात कही गई थी। हालांकि कई फेडरल अदालतों ने इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जून 2025 में हस्तक्षेप किया और कहा कि फेडरल कोर्ट देश भर में ऐसे आदेशों पर सार्वभौमिक रोक नहीं लगा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट इस आदेश की संवैधानिकता की समीक्षा कर रहा है। यूनेस्को ने दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक माना जाता है, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग मनाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। नेताओं ने कहा कि इस मान्यता से दीपावली की वैश्विक स्वीकार्यता और सांस्कृतिक महत्व और मजबूत होगा। यूनेस्को के अनुसार यह लिस्ट उन परंपराओं और जीवित सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को दर्ज करती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।